प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे भाषा का बाला भारती का पाठ 11 सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। सार्वजनिक संपत्ति क्या है? सार्वजनिक माने जो सबके लिए हो। संपत्ति ऐसी संपत्ति जैसे गार्डन में हम घूमने जाते हैं, रोड है, रेल है, तो ये सब चीज़ें, हॉस्पिटल है, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं जो सरकार के द्वारा बनाई जाती है। उस पर सबका समान अधिकार होता है और सभी उसका उपभोग करते हैं। ऐसी संपत्ति को हम सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। सार्वजनिक माने सबके लिए समान रूप से काम आए। अभी देखिए यहाँ पर प्रस्तुत निबंध सार्वजनिक एवं राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा में नागरिकों की भूमिका के प्रति उनमें चेतना जागृत की। तो नागरिक सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए चेतनशील बने, उनकी संरक्षा करें, सुरक्षा करें, देखभाल करें, ये सब चीज़ें बताइए। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे चित्र दिए हैं, इसमें उल्टा कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए, इसको कांच में आप देखोगे तो आपको सीधा दिखेगा। ये लिखा है नहले पे दहला, ये मुहावरे हैं, इसको सब लिखना है आपको। ये है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये लिखा है सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। ये क्या लिखा है? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये क्या लिखा है? आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये मुहावरे हैं। इन मुहावरों को आपको कांच में देखना है। कांच में देखेंगे तो आपको सीधा दिखेगा और स्पष्ट दिखेगा, पढ़ने में आएगा। कांच में देखना है, लिखना है। अभी देखिए सार्वजनिक संपत्ति के विषय में हम कुछ जानेंगे इस पाठ के अंतर्गत। चलिए देखिए, संपत्ति चाहे व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक, वह मूल्यवान ही होती है। एक गरीब की घास फूस की कुटिया उसके लिए उतनी ही मूल्यवान होती है जितनी किसी धनी व्यक्ति के लिए उसकी हवेली। चाहे हमारी हवेली है, चाहे घास फूस की बनी कुटिया है, घर हमारे लिए सबसे मूल्यवान चीज़ है, तो सबके लिए बराबर होता है। रही बात सार्वजनिक संपत्ति की, तो वह तो सार्वजनिक है, सभी की है, समूचे राष्ट्र की है। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारी, किसी एक व्यक्ति की नहीं, अपितु सभी नागरिकों की। सार्वजनिक संपत्ति की संरक्षा हम सबको करना चाहिए क्योंकि सबके लिए है। वास्तव में वह हम सभी नागरिकों की इसलिए है क्योंकि हम सभी उसका उपयोग और उपभोग करते हैं। उस संपत्ति का निर्माण ही सारे नागरिकों की सुविधा के लिए किया गया है। ऐसी सार्वजनिक संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति के रखरखाव के लिए जितने धन की आवश्यकता होती है, वह विविध करों के रूप में सरकार देश के नागरिकों से वसूल करती है। को पैसे बनाई जाती है सरकारी संपत्ति। सरकारी संपत्ति का निर्माण सरकार करती है, सबके लिए करती है, सबसे टैक्स लेती है, कर लेती है। उसी कर के आधार पे रोड बनाती है, पुलिया बनाती है और साधन सुविधाएं, बस चलाती है, रेल चलाती है, पोस्ट विभाग चलता है, तमाम सब हॉस्पिटल्स चलते हैं, स्कूल चलते हैं जिसमें आप लोग पढ़ते हो। तो ये सारी सुविधाएं सरकार हमारे ही पैसे से, हमारे ही कर से हमको प्रदान करती है। यह कितनी खेदजनक स्थिति है कि हमारे अधिकांश नागरिक आज भी इस वास्तविकता को गंभीरता से नहीं समझ पाए हैं कि सार्वजनिक संपत्ति भी उतनी ही अनमोल होती है जितनी हमारी व्यक्तिगत संपत्ति। तुम अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते हो। जैसे तुम्हारे घर में है, बल्ब है या इलेक्ट्रिक सामान है, कुछ भी है, पंखा, उसको नहीं तोड़ोगे। लेकिन अभी स्कूल में तुम किस तरह से व्यवहार करते हो, खिड़कियों को जोर से बंद करोगे, बेंच को इधर उधर घसीटो। तो हमको थोड़ा सा ये हमको समझना चाहिए कि ये हमारे लिए है, इस पे हम ही बैठते हैं, तो हमारे लिए यही है। तो ये सार्वजनिक संपत्ति है, हम पढ़ रहे हैं, फिर बाद में दूसरे बच्चे आएंगे वो पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारे अंदर एक प्रकार की जागरूकता होनी चाहिए सार्वजनिक संपत्ति के प्रति। जिस तरह हम अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की हानि नहीं सह पाते,
उसी तरह हमें सार्वजनिक संपत्ति की हानि भी सहन नहीं करनी चाहिए, किंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। प्रायः देखा यह गया है, अनुशासनहीनता के कारण अनेक बार कुछ नागरिक प्रशासन या सरकार से अपनी मांगों को मनवाने की जिद में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर बैठते हैं। जैसे कभी कभी देखो, बस जला देते हैं, ट्रेन फूंक देते हैं, सड़क पे कुछ अतिक्रमण कर देते हैं। क्यों? अपनी मांगों की जिद के लिए वो सरकार का विरोध करते हैं। तो सरकार का विरोध करो ना। हम सड़क पर अतिक्रमण करें या बस जला दें, ट्रेन फूंक दें, तो ये सब चीज़ें हमारा ही नुकसान है, क्योंकि वो हमारे पैसे से वो बनी है, हमारी सुविधा के लिए बनी है, हमारे लिए बनी है, हम उसका उपयोग कर दें। अगर उसका नुकसान हम करेंगे तो हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से नुकसान वो सरकारी संपत्ति की करता है। उनकी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बंधी होती है। अपने लाभ को देख पाने की जबरदस्त लालसा के आगे उन्हें यह दिखाई ही नहीं देता, वे स्वयं ही अपने हाथों अपनी संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हैं। अपनी ही संपत्ति हम जला रहे हैं, अपनी ही संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बंधी हुई है। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि ये हम किसका नुकसान कर रहे हैं। इस हानि का खामियाजा न केवल उन्हें बल्कि अन्य नागरिकों को भी भुगतना पड़ता है। इसका खामियाजा सभी नागरिकों को भुगतना पड़ता है। किसी भी राष्ट्र में सार्वजनिक संपत्ति देश की नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ही निर्मित की जाती है। जैसे देश में रेल सुविधा, बस सुविधा, हवाई सुविधा, नगरों में खुली जगहों पर बनाए गए उद्यान, गार्डन, जिसमें पार्क, जिसमें बच्चे खेलते, खेल के मैदान, स्टेडियम इत्यादि सभी सार्वजनिक संपत्ति के उदाहरण हैं। ये सारे संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति है, इस पर सबका अधिकार है। अब यदि स्वार्थ और क्रोध के अंधेपन में कुछ नागरिकों ने रेल यातायात को खंडित किया, रेल को जला दिया, रेल के ट्रैक खोद दिए, रेल के ट्रैक पर कुछ रख दिया, माने नुकसान करने के लिए, तो वो किसका नुकसान कर रहे हैं? अपने ही नागरिक मारे जाएंगे, अपनी ही रेल जलेगी, अपना ही पैसा बर्बाद होगा, अपना ही देश बर्बाद होगा। बसों के आवागमन पर रोक लगाई अथवा उद्यानों को उजाड़ा, तो इन सारी जिम्मेदार हरकतों के कितने लोगों की सुविधाएं प्रभावित होंगी। इस पर ऐसे लोगों को विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो लोग इस तरह की विघातक कृतियों में सहभागी होते हैं, वे स्वयं अपने विचार में अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए इस तरह गुस्सा प्रकट करते हुए जिद नहीं करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को ये बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, इस प्रकार की जिद ठीक नहीं है जो हम सरकारी संपत्ति का समझ करके नुकसान कर रहे हैं, जबकि वो संपत्ति हमारी है, सबकी है, हमारे देश की है, पूरे देश की है। समय समय पर देश में साहित्यकारों, संतों, प्रवचनकारों और नेताओं ने सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति की महत्ता का बखान नागरिकों को समझ किया है और नागरिकों पर उसका प्रभाव भी पड़ा है। यदि पुराने समय में से वर्तमान समय तक हम दृष्टि डालें तो पाएंगे कि निश्चित ही इस तरह की विघातिक कृतियों के प्रमाण में पहले की तुलना में जबरदस्त कमी आई है। लोगों में सुधार आया है, लोग पढ़ लिख करके होशियार हो रहे हैं, ऐसी बातों को समझ पा रहे हैं, कमी आ रही है, लेकिन धीरे धीरे हमको ऐसा करना ही नहीं चाहिए, ये बातें आनी चाहिए हमारे दिमाग में। फिर भी इस स्थिति में और अधिक सुधार की आवश्यकता है। कुछ समय अवश्य लगेगा, पर यह हो जाएगा। इसके लिए हमें देश की सरकार पर निर्भर न रहते हुए स्वयं ही इस जिम्मेदारी का वहन करना पड़ेगा। हम स्वयं सार्वजनिक और राष्ट्रीय संपत्ति के महत्व को समझें। सार्वजनिक संपत्ति क्या है, राष्ट्रीय संपत्ति क्या है, इसके महत्व को हम समझें, जानें, तब हम और भी हमको जानकारी होगी और हम ऐसा कुछ कर पाएंगे कि हम उसका संरक्षण कर पाएंगे। अन्य नागरिकों को भी समझाएं और राष्ट्रीय संपत्ति को हानि पहुंचाने के बजाय उसका भरपूर उपयोग करें। हम उसको क्यों तोड़ें, क्यों नुकसान पहुंचाएं? उस संपत्ति का हम भरपूर उपयोग करें, क्योंकि हमारी है, हमारे पैसे से बनाई गई है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार से अधिक हमारी है। इस बात को स्वयं भी समझें और औरों को भी समझाएं। दूसरों को भी ये समझाने की जरूरत है और खुद भी ये बात समझने की जरूरत है कि
वह संपत्ति हमारी ही है और हमारे ही पैसे से बनी है, इसलिए हम उसको नहीं तोड़ेंगे, कुछ क्षति नहीं पहुंचाएंगे। इसी तरह देश भर की पाठशालाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को यह शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए कि राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा कैसे की जाए। प्रत्येक परिवार में माता पिता अपने इस नैतिक कर्तव्य को समझें। उन्हें अपने बच्चों में संस्कार के रूप में राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पिरोनी है। इस प्रकार जब पाठशालाओं और परिवारों के माध्यम से यह शिक्षा देश की भावी पीढ़ी को दी जाएगी तो हमारे देश का भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। देश का बच्चा बच्चा जान पाएगा कि सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति का महत्व क्या है। वास्तव में यह बात हर एक को समझनी चाहिए कि देश के ये सार्वजनिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, पौराणिक स्थल आदि राष्ट्र की शान है। हमारे राष्ट्र की यही तो शान है। हम इनको देखने जाते हैं, किले हैं, नदियां हैं तमाम तरह की, और तमाम रमणीय क्षेत्र हैं। जैसे आप जाते हो रानी बाग देखने या कुछ भी तारागढ़, नेहरू तारागढ़ देखने जाते हो, आपको दिखाने के लिए पिकनिक जाता है। कभी कभी वो गार्डन में ले जाया जाता है, कभी जहाँ भी ले जाया जाता है आपको दिखाने के लिए। तो वो सब स्थान सरकार ने बनाए हैं आपके पैसे से, और आपको उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। यही हमारे देश की शान है, हमारे देश की शान है, इसलिए इसकी रक्षा करना चाहिए। इन्हें देखने के लिए दूर दराज देशों के लोग भी हमारे देश में आते हैं। राजस्थान की गुलाबी महल, दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, महाराष्ट्र के किले और गढ़, ये सारे के सारे ऐतिहासिक धरोहर, हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं। इनको हम देखने जाते हैं, इनसे देश का इतिहास जुड़ा है। ठीक इसी प्रकार के सभी देश के विविध शहरों और गांवों की सभ्यता के परिचायक हैं। सार्वजनिक स्थलों की वास्तु, वहाँ की अत्याधुनिक सुविधाएं शहर के सौंदर्य और समृद्धि की जान है। अब इन समृद्ध स्थानों की सुरक्षा जिम्मा नागरिकों का भी उतना ही बनता है जितना प्रशासन का। तो हमारा कर्तव्य इसके प्रति बहुत ही जिम्मेदारी भरा है। हमको इसकी सुरक्षा करनी चाहिए ताकि हमारे देश की शान है, हमारे देश की शान है, हम इनकी सुरक्षा करें। आखिर उन सुविधाओं का पूरा लाभ नागरिकों को ही तो मिलता है। यदि सारे नागरिक और उनके बच्चे सब इस महत्वपूर्ण बात को समझ जाएं तो फिर समस्या ही समाप्त हो जाएगी। तो आओ सारे मिलकर कहें, क्या कहें? राष्ट्र संपदा देश की, नागरिकों की शान, सदा सुरक्षित यह रहे, इसका रखना ध्यान। तो इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। ये हमारी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। अभी देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं। लालसा, उत्कट इच्छा, खामियाजा। उत्कट इच्छा माने बहुत प्रबल इच्छा, लालसा जैसे तुमको देखने की किसी चीज़ की लालसा है। खामियाजा माने दुष्परिणाम, नुकसान। विघातक माने नुकसानदायक। बखान, गौरवपूर्ण वर्णन, धरोहर, थाती, अमानत। जरा सोचो तो लिखो। या सार्वजनिक अस्पताल न होता तो लिखो। सार्वजनिक अस्पताल ना होता तो गरीबों का इलाज कहाँ होता। बड़े बड़े लोग जो पैसे वाले हैं वो तो अच्छे अच्छे अस्पतालों में इलाज कराते हैं, जाते हैं, लेकिन हमारा गरीब समाज का प्राणी मनुष्य वह सरकारी अस्पतालों में जाता है क्योंकि वहाँ कम पैसे में, बहुत ही मिनिमम चार्ज में उसका इलाज संभव हो सकता है, उस इलाज होता भी है। तो इसलिए सार्वजनिक अस्पताल ना हो तो नागरिकों को परेशानी होगी। देश की सार्वजनिक संपत्ति कौन सी है लिखो। अभी तुमने देखा बाग बगीचे, पार्क जो बनाए जाते हैं, किले हैं, लाल किला है, ताजमहल है, यहाँ रानी बाग है, आरी कॉलोनी है, ये सब आप टहलने जाते हो, सब सारी सार्वजनिक संपत्ति है। अभी देखिए, सुनो तो जरा, मोगली की कहानी सुनो और कच्छा में सुनाओ। आप सबको मालूम है मोगली की कहानी। ऋतुओं पर चर्चा करते हो, प्रत्येक ऋतु की विशेषता बताओ। ऋतुओं पर माने हमारे देश में कुल 6 ऋतुएं हैं, मुख्य रूप से 3 ऋतुएं हैं, गर्मी, वर्षा, शीत। तो इस पर चर्चा करते हुए इनकी विशेषता बताना है आपको। वाचन जगत से अपने मनपसंद खिलाड़ी के बारे में पढ़ो
उनके बारे में कक्षा में वर्णन करो। तुम्हारा मनपसंद खिलाड़ी कौन सा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करो, कक्षा में सबको बताओ। मोबाइल अभिशाप है या वरदान लिखो, इस पर हम आपको निबंध लिखाएंगे। ठीक है। अनुशासन सबसे बड़ी समस्या बनी है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान देना। अनुशासन सबसे बड़ी समस्या बनी है मतलब हमारे यहाँ लोग अनुशासित नहीं हैं। अगर लोग पूर्ण रूप से अनुशासित हो जाएं तो किसी भी प्रकार की संपत्ति की हम सुरक्षा कर सकते हैं। तो अनुशासित होना, एक अनुशासित जीवन जीना बहुत ही अच्छा जीवन जीना। यहाँ देखो, अनुशासित होना जो है सार्वजनिक संपत्ति की, तो यहाँ देखिए प्राय देखा गया है कि अनुशासनहीनता के कारण अनेक बार कुछ नागरिक प्रशासन या सरकार से अपनी मांगों को मनवाने की जिद में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर बैठते हैं। तो अनुशासित नहीं है, जो लोग अनुशासित नहीं है वही लोग ऐसा काम करते हैं। तो अनुशासन सबसे बड़ी समस्या। अगर हम अनुशासन का पालन करें तो हम ऐसा काम करेंगे ही नहीं, और ऐसे काम करने से हम दूरी बना के रखेंगे और सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं होने देंगे और न करेंगे। अगर दूसरे लोग करते हैं तो उसको रोकेंगे भी। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान देना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा हो, इसका हमको पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी संपत्ति है, उसमें हम भी भागी हैं, हमारा भी शेयर उसमें लगा हुआ है। सरकार हमसे भी टैक्स लेती है, हमसे भी और हमारे लिए भी बनाई। यहाँ देखिए, सार्वजनिक संपत्ति को तो वह सार्वजनिक है, सभी की है, समूचे राष्ट्र की है। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारी, किसी भी एक व्यक्ति की नहीं, अपितु तो सभी नागरिकों की है। वास्तव में वह हम सभी नागरिकों की इसलिए है क्योंकि हम सभी उसका उपयोग और उपभोग करते हैं। उस संपत्ति का निर्माण ही सारे नागरिकों की सुविधा के लिए किया गया है। यहाँ तक समझ आया? यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं आप। तो इसका उत्तर ये हो गया। अभी देखेंगे, अंतर्जाल का उपयोग सही अध्ययन के लिए करो। सही अध्ययन के लिए अंतर्जाल का उपयोग, माने अंतर्जाल थोड़ा थोड़ा से डाट डाट दे के, जैसे कोई कहानी लिखते हैं अंतर्जाल करके, उस तरह से लिखना है। अध्ययन कौशल, ऐतिहासिक धरोहर की जानकारी प्राप्त करो। लिखो ऐतिहासिक धरोहर कौन कौन है और नाम लिखो और जानकारी प्राप्त करो। न करो उपयोग मनमाना, सार्वजनिक संपत्ति से बड़ा खजाना। सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग मनमाने ढंग से मत करो कि कहीं भी तोड़ दो, फोड़ दो, उसको नुकसान पहुंचा दो। लोग पिकनिक पे जाते हैं तो वहाँ इधर उधर रैपर्स वगैरह बिखेर देते हैं, गंदगी फैला देते हैं। तो ये सब हमको संभाल करके सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग करना चाहिए, उसको नुकसान ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। भाषा की ओर, अब यहाँ देखिए, ये चित्र दिया हुआ, चित्र पर कुछ सिंबल बने हुए हैं, ठीक है, ये देख रहे हो। तो इसको देख करके आपको नीचे लिखना है। ये देखिए, मैंने इस पे नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको 9, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखा है। अभी यहाँ पर देखिए, ये ऐसे ध्वनि दर्शक चित्र बना के उसको कट किया है। इसका मतलब ये ध्वनि प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ आप हॉर्न मत बजाइए, क्योंकि हॉस्पिटल के आसपास चीज़ें ऐसी लिखी जाती हैं। यहाँ हॉर्न मत बजाइए क्योंकि वहाँ पेशेंट रहते हैं, पेशेंट के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 2 ऐसा है, धीमा चलिए, धीमा चलें, आगे स्कूल है या बच्चे हैं। नंबर 3 ये है, नंबर 3 है, आगे ऐसा मोड़ है, यू टाइप का मोड़ है, दाएं नहीं मुड़ना है, दाएं तरफ नहीं मुड़ना है, कट किया है। और फिर ये है 4 नंबर नो पार्किंग जोन। नो पार्किंग जोन ने पी लिख के ऐसे कट किया है, इसका मतलब वहाँ पार्किंग नहीं कर सकते, गाड़ी खड़ा नहीं कर सकते। नंबर 5 ये है स्टॉप, माने ठहराव, रुकना है। और नंबर 6 यहाँ पर है सिग्नल, ये देख रहे हो सिग्नल। जब सिग्नल हरा लाल होता है, येलो होता है, तो गाड़ियों का आना जाना संभव हो पाता है। नंबर 7 स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर। ये देखो नंबर 7 यहाँ लिखा रहता है, तो यहाँ पर हमारे धीमा चलते हैं, धीमा चलिए, ऐसा गाइडलाइन रोड पे दिया रहता है। और नंबर 8 नो लेफ्ट टर्न,
ये माने लेफ्ट ऐसे घुमा के और उसको कट किया है, तो इसका मतलब लेफ्ट टर्न नहीं है यहाँ पे आपको लेफ्ट मुड़ना नहीं है। ठीक है। फिर है 9वां, ये देखो ये 9वां है, ये जेब्रा क्रॉसिंग। हमको रोड क्रॉस करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें बताया गया है, आप इसको देख सकते हो। और ध्वनि प्रतिबंधित क्षेत्र, धीमा चलें, आगे स्कूल है, आगे ऐसा यू टाइप का मोड़ है, दाएं नहीं मुड़ना है, नो पार्किंग जोन है, ठहराव, रुकना, सिग्नल, स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर प्रति घंटा, नो लेफ्ट टर्न, बाएं ना मुड़ें, और जेब्रा क्रॉसिंग। तो ये इस तरह से इसको लिखना है। धन्यवाद।